सो लेट्स स्टार्ट विथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चैप्टर पर हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे और अब तक के लेक्चर्स में हमने प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, रिफ्लेक्शन कंडीशंस ऑफ अ वेव और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस को डिस्कस किया। अब आज का जो अपना टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मोस्टली मैं आज इसकी पूरी थ्योरी जो है आपके सामने रखूंगा। And the name of the topic is superposition principle. This superposition principle will be useful to us in this chapter, that is superposition of wave, and as well as it will be useful to us in a chapter called wave optics. तो ये दोनों चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब वेव्स के बारे में हमारा एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल थीम डेवलप हो चुकी है कि ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे मीडियम में जो कि पीरियोडिक इन टाइम एंड पीरियोडिक इन स्पेस होंगे। अब यहां इस आर्टिकल में हम क्या समझना चाह रहे हैं उसका एक बेसिक मैं पहले तो आपके सामने रखता हूं कि मान लें कि हमारे पास इस तरीके का एक वेव का डिस्टरबेंस है या आप कह सकते हो कि एक पल्स है लाइक दिस, और साइमल्टेनियसली हमारे पास एक और पल्स है लाइक दिस। ऐसे दो पल्सेस हैं। इन दोनों पल्सेस की कंडीशंस ऑफ वाइब्रेशन, इनकी इक्वेशंस, इनके एम्पलीट्यूड्स, इनके डिस्प्लेसमेंट्स, इनकी फ्रिक्वेंसीज, एवरीथिंग दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ना ये इस पे डिपेंड करती है ना ये इस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ये अपने लेवल पे बनी हुई पल्स है और ये अपने लेवल पे बनी हुई पल्स है। हाँ, सिर्फ एक चीज इनमें कॉमन है कि ये दोनों पल्सेस जो हैं ये एक ही मीडियम में प्रोपोगेट कर रही हैं, सच दैट कि इसमें की एक पल्स जो है वो ऐसे राइट की तरफ जाती है और दूसरी वाली जो पल्स है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ आती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम? ये पल्स धीरे 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 नजदीक आने लग जाएगी और ये वाली पल्स भी धीरे 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 ऐसे नजदीक आने लग जाएगी। आप ये जरूर कह सकते हो कि यहाँ पे इस पल्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A1 है और इस पल्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A2 है। अब मैं आपकी तरफ से ये जानना चाहता हूं कि जब ये पल्स ऐसे ही नजदीक आते 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 इतने क्लोज हो गए कि वो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी एक जगह पर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर राइड कर जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, लाइक सुपर इम्पोज। दैट्स व्हाट द नेम सुपरपोजिशन कम्स फ्रॉम। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि अगर इस तरीके के दो पल्स वन ऑन अदर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? यस, सोच सकते हैं आप? लेट मी टेल यू कि जिस जगह पर जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये सुपर इम्पोज होंगे वहां पे मैं देखूंगा कि एक लार्जर एम्पलीट्यूड डेवलप हो चुका है, जस्ट फॉर द टाइम, जस्ट फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसके लिए वो सुपर इम्पोज हो चुके हैं। बिल्कुल लॉजिकल बात है। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, जब सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो एक बड़ा सा क्रस्ट डेवलप हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे ना। करेक्ट है? यस और नो? Yes. ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर सुनाई दे रहे हैं ना आपको? दिखाई दे रहे Yes, हैं? sir. तो हम थोड़ी देर के लिए ये क्लेम कर सकते हैं कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जब तक ये सुपर पोजिशन में है इनका एम्पलीट्यूड ऐड हो गया है और ये A1 + A2 हो गया है, जस्ट फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर जैसे ही ये एक दूसरे को क्रॉस कर लें, एक दूसरे से निकल जाए, तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे चला गया।
हम कह सकते हैं कि ये अपने रास्ते चला गया और ये अपने रास्ते चला गया। ऑफ कोर्स इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स भी इनको वापस मिल गए, ये A2 और ये A1। बट इस पूरे प्रोसेस में यहां जो चीज हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये बड़ी मीनिंगफुल है। हमने ये देखा कि अचानक से एक टाइम के लिए, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उस जगह पर एक बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड डेवलप हो गया जो कि इन दोनों पल्सेस के एम्पलीट्यूड का सम था, एडिशन था। अब इस चीज को हम क्या कहेंगे? सुपरपोजिशन। सुपर सुपरपोजिशन पोजिशन। प्रिंसिपल। अब इसका एक प्रिंसिपल है, इसकी एक वर्किंग कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूं। बट बिफोर दैट लेट मी पुट अप अ सिचुएशन। जो मैंने आपको यहां अभी बताया, अगर मैं उसको आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। देख रहे हैं आप? ये बड़ा सा एम्पलीट्यूड और फिर दोनों अपनी अपनी जगह पे वापस। गेटिंग इट? यस। ये बड़ा सा एम्पलीट्यूड है और ये दोनों अपनी अपनी जगह पे वापस। अब इसमें इमेजिन करें कि हमने रिवर्स कंडीशन बनाई। रिवर्स कंडीशन कुछ ऐसी कि ये एक एम्पलीट्यूड है अपनी जगह पे, बट एक दूसरा एम्पलीट्यूड है जो कि इनवर्स है। इस एम्पलीट्यूड को हम थोड़ी देर के लिए कॉल कर लेते हैं A1 और इसको कॉल कर लेते हैं A2। इनफैक्ट ये भी इसी तरीके की कंडीशंस में है कि ये आगे जाके सुपर इंपोज होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं इस लॉजिक पर कि अगर सेम टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड्स, सेम टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कंबाइन हो गए हैं, सुपर इंपोज हो गए हैं, तो एक बड़ा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बनता है। तो बताइए अगर अपोजिट नेचर के एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे तो क्या होगा? छोटा। छोटा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि कैंसलेशंस होंगे, है ना? कैंसलेशंस कह सकते हैं इसको। दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपको रिजल्ट में ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक हल्का सा ऐसा सा एम्पलीट्यूड मिल जाए जिसे लिखा जा सके A1 माइनस A2। करेक्ट है? यस। और फिर जब ये ओवरलैपिंग पूरी हो गई होगी तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों पल्सेस अपने अपने रास्ते से निकल गए। ये इधर चला गया फर्दर ऑन, ये आगे इधर चला गया, इसका एम्पलीट्यूड इसको वापस मिल गया और इसका एम्पलीट्यूड इसको वापस मिल गया फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये जो फिनोमिनन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है, इसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन। इसे समझाने के लिए अक्सर मैं स्टूडेंट्स को एक छोटी सी एग्जांपल ऐसी देता हूं कि आप रास्ते से चल रहे हैं, आपने देखा कि आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड जिसको आप बहुत लाइक करते हो, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा फ्री हो, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आपको सामने से आता हुआ दिखाई दिया, तो थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल आपका अगर क्लोज फ्रेंड है तो आपकी भी बढ़ेगी और उसकी भी बढ़ेगी। करेक्ट है? फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, मिलेंगे, जो भी बात करना है बात करेंगे, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। अब वो बढ़ी हुई एनर्जी लेके थोड़ी आप घर जाएंगे। इट विल हैपन जस्ट फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसका बिल्कुल उल्टा सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप रास्ते से चल रहे हैं बट आपको एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई, एक ऐसे पर्सन आपके सामने आ गया जिसको आप बिल्कुल डिसलाइक करते हो, आप उसको लाइक ही नहीं करते, आप उसकी तरफ देखना ही नहीं पसंद करते। तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, आप नर्वस हो जाएंगे, आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जाहिर बात है उसकी भी। दोनों कंबाइन कंबाइन होने के बाद हम ये देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी में, ओवरऑल एम्पलीट्यूड में, ओवरऑल काइंड ऑफ मोशन में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, आप भूल जाएंगे, ठीक है मिला था चला गया, आप अपने अपने मोड में आगे कंटिन्यू करेंगे, वो अपने अपने मोड में आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये जो चीज हो रही है ना, इसे वेव में अगर हम कराते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपरपोजिशन। इसके लिए कई सारी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ कहेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एक और टर्म इस्तेमाल होता है, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट, और इसे हम कहेंगे कैंसलेशन। अब मुझे एक बेसिक बात बताइए कि क्या सुपरपोजिशन में हमेशा प्लस होने वाला है? नहीं। नहीं। क्या हमेशा माइनस होने वाला है? नहीं। नहीं। बल्कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दो वेव्स मिलने वाले हैं उनकी अपने इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स किस हालत में ओवरलैप होते हैं, किस हालत में सुपर इंपोज होते हैं। अगर एक क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया तो आपको एनहेंसमेंट मिलेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी।
अगर एक ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया तब भी वैल्यू बढ़ेगी। बात को समझिए, क्रेस्ट क्रेस्ट पर आता है तब भी वैल्यू बढ़ती है, और ट्रफ ट्रफ पर आता है तब भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। यस। बट कैंसिलेशन कब होगा? क्रेस्ट और ट्रफ आई थिंक। हाँ, जब अपोजिट नेचर के साथ ओवरलैपिंग होगी, एक क्रस्ट आता है और एक ट्रफ आता है, या ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं जहां पर एक तरफ एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है और दूसरी तरफ अगर नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो देर इज अ लाइकली चांस कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको प्लस आंसर मिले और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको माइनस आंसर। तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन में हमें हमेशा एनहेंसमेंट मिलेगा, या हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि हमें सुपरपोजिशन में हमेशा कैंसिलेशन मिलेगा, बल्कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा इस बात पर कि कैसी सिचुएशंस में वेव्स की ओवरलैपिंग हो रही है। अब मोटा मोटा हिसाब किताब आपके दिमाग में बैठेगा, हमें एनहेंसमेंट यानी कि प्लस ऑफ एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब क्रेस्ट 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 पर आए या ट्रफ 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 ट्रफ। पर आए। दोनों सिमिलर नेचर के अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें एनहांसमेंट होगा। और हमें कैंसिलेशन कब मिलेगा? अपोजिट नेचर के है। जब क्रेस्ट ट्रफ पर आए, या हम कह सकते हैं जब ट्रफ क्रेस्ट पर आए, दोनों बिल्कुल अपोजिट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस या बिल्कुल अपोजिट नेचर ऑफ एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो हमें कैंसिलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस चीज को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें एकदम सिंपल तरीके से। तो मैंने इसे कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, जो सारी बातों को प्रॉपरली इंक्लूड कर लेता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमने लिखा कि टू इंडिपेंडेंट वेव्स, इट कैन बी टू और इवन मोर देन टू, रिमेंबर दैट, बट फॉर मोर जनरल प्रैक्टिस हम लिखेंगे टू इंडिपेंडेंट वेव्स हैविंग देयर ओन एम्पलीट्यूड एंड इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। अपने खुद के एम्पलीट्यूड्स हैं और खुद के डिस्प्लेसमेंट्स हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। सुपरपोज, देन देयर रिजल्टेंट हैज एन एम्पलीट्यूड विच इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, वेक्टर सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एडिशन ही नहीं करना है, वेक्टर सम। जब हम वेक्टर सम बोलते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी प्लस भी हो सकता है और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी माइनस भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। अब इसे अगर मैं एक छोटे से इलस्ट्रेशन के जरिए आपको समझाऊं जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो मैं खास टेक्स्ट बुक के इस कंसेप्ट को यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, इनफैक्ट रीड्रॉ कर रहा हूं, कैसे है समझ लीजिए। एक हल्का सा इलस्ट्रेशन यहाँ बताया गया है, वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई। इस तरीके से दोनों वेव या पल्सेस मिलती जाती हैं और हमको एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड मिलता है, फिर फर्दर ऑन दे सेपरेट। और इस तरीके से अगर अपोजिट नेचर में आती हैं तो हम देखेंगे कि कैंसिलेशन होता है, और कैंसिलेशन होने के बाद फाइनली हम ये देखेंगे कि वो अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे चलती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें क्या समझ आई कि हमें कभी कभी एनहेंसमेंट मिलेगा और कभी कभी हमें क्या मिलेगा? कैंसलेशन। कैंसिलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनहेंसमेंट एग्जैक्टली कौन सी कंडीशंस पर मिलेंगे और ये कैंसिलेशंस हमें एग्जैक्टली कौन सी कंडीशंस पर मिलेंगे। ये हमें मोटा मोटा समझ में आ गया, मतलब ओवरऑल तो समझ में आ गया कि एनहेंसमेंट हमें कब मिलने वाला है। आप बता सकते हैं दोनों क्रेस्ट आ गए या दोनों ट्रफ ओवरलैप हो गए तो एनहेंसमेंट मिल जाएगा, क्रेस्ट या ट्रफ आ गए तो कैंसिलेशन मिल जाएगा। लेकिन इसकी एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या है, इसकी एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है? तो इसकी एग्जैक्ट कंडीशन समझने के लिए मैं आपके सामने दो अलग अलग वेव्स की हेल्प लेता हूं। बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एक बार ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो हमें ये दोनों चैप्टर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेट्स से कि हमारे पास ये एक वेव है इस तरीके से, और इस वेव को मैं सुपर पोजिशन में ले रहा हूं। लाइक मैं एक सिंबल बनाता हूं यहां पे, मैं इसको इस तरीके से ऐड कर रहा हूं एक दूसरी वेव के साथ। तो ये दूसरी वाली वेव है, लेट्स से मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, ये दूसरी वाली वेव है। अब देखिए दोनों वेव्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं, अपने अपने एम्पलीट्यूड्स हैं, अपने अपने फेजेस हैं, सब कुछ अपने अपने हिसाब से तय है। तो मैं कहता हूं कि ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, करेक्ट है ना, ये 3 पाई, ये 4 पाई, दिस हैज टू बी 5 पाई, एंड दिस हैज टू बी 6 पाई। और उसी तरीके से दूसरी वाली वेव के लिए यहाँ पे अपने अपने फेजेस होंगे, ये 0,
this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is going to be 4 pi, 5 pi and 6 pi. ऑफ कोर्स इसके आप अपने डिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. 0 पाई की जगह आ गया लैम्बडा बाई 2, 2 पाई आएगा तो लैम्बडा, 3 पाई आएगा तो 3 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन. समझ पा रहे हो ना आप? यस. ठीक है. अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हमें याद रखना चाहिए दो कंडीशंस, एक एनहांसमेंट और एक कैंसिलेशन. ठीक है. एनहांसमेंट के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, मीनिंग वही है. प्लस, एडिशन, कंस्ट्रक्टिव, एनहांसमेंट, ब्राइट, ज्यादा होना, ब्राइट, ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, बात एक ही है. तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये कंडीशन रखने की कोशिश करता हूं कि कंस्ट्रक्टिव यानी कि एनहांसमेंट यानी कि प्लस ये कब होगा. इसके लिए मैं हेल्प लेता हूं फेज डिफरेंस की. किस चीज की हेल्प ले रहा हूं मैं? फेज फेज डिफरेंस. डिफरेंस की. अब जरा सोचें कि ये जो ए वेव है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए वेव एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बी वेव. नाउ थिंक कि ए वेव का ओवरलैपिंग और बी वेव का ओवरलैपिंग एग्जैक्टली 0 0 से हुआ. एग्जैक्टली 0 0 से, दोनों में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है. इसका 0 बराबर इसके 0 पे जाके मैच करा. तो आप दिमाग लगाएंगे तो ये वाला क्रेस्ट क्या इस वाले क्रेस्ट पे आएगा? यस. ऐसे इमेजिन करो कि ये वाली वेव उठा के ये वाली वेव पे रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि ये 0 पे ये 0 बैठ जाए. तो क्या ये वाला क्रेस्ट ये वाले क्रेस्ट पे आ जाएगा? यस. अब क्या ये वाला ट्रफ और ये वाले ट्रफ पे आ जाएगा? यस. और हर अगला क्रस्ट इसके हर अगले क्रस्ट पे, और इसका हर अगला ट्रफ इसके हर अगले ट्रफ पे आ जाएगा. यस. मतलब कि अगर मैंने फेज डिफरेंस 0 मेंटेन किया तो हर बार मैं ये देखूंगा कि क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है. और अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आया और ट्रफ पे ट्रफ आया तो किस तरीके का सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. क्या मुझे ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे? यस. यस. क्या मुझे ब्राइट देखने को मिलेगा? यस. अगर मैं कहूं ब्राइट एज लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है. क्या मुझे एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा? यस. ओके. तो पहली कंडीशन ये हो गई कि मैंने फेज डिफरेंस को 0 लिया. अब दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, आगे लिखता हूं. दूसरी कंडीशन, अगर मैंने फेज डिफरेंस को 2 पाई लिया, मतलब मैं क्या करने वाला हूं पता है? इसको 0 से शुरू करूंगा, लेकिन ये वाली वेव को यहां से शुरू करूंगा, इतनी वेव को छोड़ दूंगा मैं. मतलब ये पॉइंट 2 पाई वाला पॉइंट जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये 2 पाई वाला पॉइंट उठा के ये 0 पे रख दिया मैंने और ओवरलैपिंग कर दी. इतनी वेव को मैंने लैप्स किया, इतनी वेव को मैंने छोड़ दिया, इतने फेज को मैंने डिफर किया. तो क्या होगा? गौर से सुनिए. क्या ये क्रेस्ट, देखिए ये वाला क्रेस्ट अब इस क्रेस्ट पे आएगा? यस. यस. इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो वेव है, ये पूरी जो वेव है ना, इसको उठा के पूरा इसके ऊपर लाके रखो, लेकिन ऐसी सूरत में कि ये 2 पाई से स्टार्ट करे, इसका 0 और इसका 2 पाई मैच करे. तो क्या ये क्रेस्ट इस वाले क्रेस्ट पे आ जाएगा? यस. और ये वाला ट्रफ क्या इस वाले ट्रफ पे आएगा? यस. और फिर हर अगला क्रेस्ट अगले क्रेस्ट पे और अगला ट्रफ और अगले ट्रफ पे फिर एक बार मैच करने लगेगा. यस. मतलब इस सिचुएशन में भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है? एनहांसमेंट. एनहांसमेंट, यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट पर आ रहा है, ट्रफ ट्रफ पे आ रहा है, खाली कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया, 2 पाई तक के फेज को छोड़ दिया गया, लेकिन बात तो वही हो रही है. इसका मतलब मुझे यह समझ आया कि अगर मैंने फेज डिफरेंस 2 पाई भी किया तब भी मुझे कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा. मैं सोचने लग गया क्या और ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस. सोचिए, हो सकता है? अगर हो सकता है तो बताइए. 4 पाई. वेरी गुड, शाबाश. 4 पाई का अगर मैंने फेज डिफरेंस किया, मतलब ये
कि दोनों में से एक वेव को मैं स्टार्ट करता हूं 0 पे से, और दूसरी वेव की शुरुआत मैं यहां से करता हूं। देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूं यहां से। तो आप इमेजिन करो कि ये पूरी वेव मैंने उठा के इस वाली वेव पे दे मारी, ओवरलैप करा दी, सुपरपोजिशन करा दिया इस वाली वेव पे, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि ये 0 ये 4 पाई पे आना चाहिए। फिर सोचो क्या ये वाला क्रेस्ट, ये पहले वाला क्रेस्ट इसके इस वाले क्रेस्ट पे आ जाएगा? Yes. और फिर ये वाला ट्रफ इसकी कंटिन्यूएशन में इस ट्रफ पे आ जाएगा? Yes. Yes. तो हर और अगली बार क्रेस्ट वाला क्रेस्ट पे आ जाएगा और ट्रफ वाला ट्रफ पे आने लगेगा, यही सीक्वेंस मेंटेन होगा। Yes. तो क्या इस बार भी मुझे एनहेंसमेंट यानी कि Right. कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कह सकते हो या ब्राइट कह सकते हो, यही मिलेगा? एम आई करेक्ट? Yes. अब मुझे बताइए कि अगर इसी चीज को मैंने इस तरीके से कंटिन्यू रखा तो अगला क्या होगा? 6 pi. 6 pi. गुड, शाबाश। अगला क्या होगा? 8 pi. 8 पाई। अगला क्या होगा? 10 10 पाई। और इसी 12. तरीके के फेज डिफरेंसेस पर मुझे हर बार कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को बच्चों अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 2 पाई सच दैट n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, so on। जस्ट इमेजिन करो n को 0 रखा यहाँ पे तो मुझे 0 मिल गया, n को 1 रखा तो 2 पाई, n को 2 रखा तो 4 पाई, n को 3 रखा तो 6 पाई एंड सो ऑन। इन सभी कंडीशंस पर मुझे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भूलना नहीं है। ठीक? Yes, sir. हमारे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि अगर हम फेज डिफरेंस के प्रोस्पेक्टिव में बात कर सकते हैं तो क्यों ना इसी चीज को पाथ डिफरेंस के प्रोस्पेक्टिव में भी क्लेम किया जाए। हम एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू Phase difference. ये फॉर्मूला जानते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करें। आप सबसे पहली कंडीशन अपनी जगह पर रखें, फेज डिफरेंस 0, तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0. फेज डिफरेंस 2 पाई Lambda. लैम्डा, वेरी गुड। फेज डिफरेंस 4 पाई 2 lambda. Lambda by वेरी गुड, बढ़िया, 2 लैम्डा। फेज डिफरेंस 6 पाई 4 lambda. 3 lambda. 3 लैम्डा। फेज डिफरेंस 8 पाई 4 lambda. लैम्डा, और आगे 5 5 lambda. लैम्डा, और आगे 6 लैम्डा, और आगे 7 लैम्डा एंड सो ऑन। मतलब ये कि अगर मैं ऐसे ऐसे पाथ डिफरेंसेस मेंटेन करता गया तब भी मुझे क्या मिलेगा? Constructive कंस्ट्रक्टिव। तो इस कंडीशन को अच्छे से दिमाग में बिठाना है। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो बच्चों हम लिख सकते हैं n लैम्डा वेयर द वैल्यू ऑफ n विल टेक इंटीजर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल व्हाटएवर यू वांट। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, जिसे इस डायग्राम की हेल्प से हम बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। दोनों वेव्स को मिला दें ऐसे, सोचें कि यहां से और यहां से मिल रही है, क्या होगा? आ गई बात अच्छे से समझ में? Yes, sir. अब इसका उल्टा कब होता है, इसका रिवर्स। आपके पास एक सिचुएशन तो एनहेंसमेंट की है, दूसरी सिचुएशन आपके पास किस चीज की है? Cancellation. कैंसलेशन, निगेट होना, अपोज करना, कम होना, सप्रेस होना। एनहेंस का उल्टा सप्रेस होना, कैंसलेशन होना, या इसे एक और नाम दिया गया है बच्चों, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। बात बैठ रही है दिमाग में? Yes, sir. अब इसे भी हम जस्टिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिफरेंस। सबसे पहले हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई कितना कितना फेज डिफरेंस अगर मैं लूं तो मुझे डिस्ट्रक्टिव यानी कि कैंसलेशन मिलेगा। अब एक बेसिक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे कैंसलेशन कब मिल सकते हैं? जब Opposite हो दो. ओवरलैपिंग Crest and trough. ट्रफ के साथ हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, दोनों को मिला देंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा।
अब सोचिए इन वेव्स पर अगर मैंने फिर एक बार 0 से 0 ओवरलैप कराया और वेव को मैच करा दिया तो हर बार मुझे क्रेस्ट क्रेस्ट पे मिलेगा और ट्रफ ट्रफ पे मिलेगा। मतलब यहां 0 से 0 मैच कराने पर मुझे कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं मिल सकते। 2 पाई और 0 कराऊंगा तब भी नहीं मिलेंगे। बराबर नहीं बराबर? यस सर। 0 और 2 पाई वाली कंडीशन में फेज डिफरेंस 2 पाई का हो जाएगा। और 2 पाई पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिव की, तो बात हमारी 0 से भी नहीं बनेगी 2 पाई से भी नहीं बनेगी, तो क्या करें? पाई। वेरी गुड, पाई से शुरू करें। एक काम करो, इसका 0 उठा के इसके पाई पे रख दो, इसके पाई पे रख दो। ठीक है, माइक जरा ऑफ रखो बेटा, किसी का माइक ऑन है दिखाओ, घर से बातों की आवाज आ रही है। तो ये 0 0 लाके यहां रखो। मतलब ये वाली वेव पूरी उठा के इस सेकंड वाली वेव के ऊपर पेस्ट करो, ओवरलैप कराओ, सुपरपोज कराओ, सच दैट कि इसका 0 यहां इसके पाई पे आना चाहिए। अब सोचो, ये क्रेस्ट क्या अब इस ट्रफ के ऊपर आएगा? यस यस। क्योंकि इसकी शुरुआत यहां से करोगे और इसकी शुरुआत यहां से करोगे, ये यहां से इस वाले ट्रफ और इस वाले क्रेस्ट का ओवरलैपिंग हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस क्रेस्ट के एम्पलीट्यूड को इस ट्रफ का एम्पलीट्यूड क्या कर देगा? कैंसिल करेगा। मतलब पहली सिचुएशन जो मुझे समझ में आई वो ये है कि फेज डिफरेंस मैं रख सकता हूं कितना? π/2। पाई। वेर इज π/2? π/2 तो यहां लिखा हुआ ही नहीं है। पाई, ये 0 और ये पाई। क्लियर हुआ? क्या π/2 का भूत आ गया बीच में से अभी? इज दैट क्लियर? यस यस यहां 0 से स्टार्ट करना है और यहां पाई से स्टार्ट करना है, तो ये वाला क्रेस्ट इस वाले ट्रफ के ऊपर आ जाएगा। अब 2 पाई के साथ अगर मैं करता हूं तो मैं जानता हूं कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, और 4 पाई के साथ करूंगा तो भी मैं जानता हूं कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, तो फिर बीच में और क्या ले सकता हूं? 3 पाई। 3 पाई। मतलब ये कि इस वेव के 0 को उठा के मैं यहां रखूंगा, यहां। तो ये पूरी वेव उठाओ, अपने दिमाग में ख्याल बनाओ, इमेजिन करो कि ये पूरी वेव आपने उठा दी और उसकी शुरुआत ऐसे की कि यहां से इसको ला के रखा तुमने। मतलब इसका 0 मैच कर रहा है इस 3 पाई की लोकेशन पे। तो क्या इस क्रेस्ट के साथ अब ओवरलैप हो गया ये ट्रफ? यस। देखो ये वाला क्रेस्ट और ये वाला ट्रफ ओवरलैप हो गया। क्रेस्ट और ट्रफ जैसे ही ओवरलैप होंगे क्या होगा? कैंसलिंग। कैंसिलेशन होगा। मतलब मैं समझ पाता हूं कि अगर हमने फेज डिफरेंस पाई के बाद कितना किया? 3 पाई। 3 पाई, तब भी हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तब भी हमको? कैंसलेशन। कैंसिलेशन मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाइए, और क्या हो सकता है? 5 पाई। 5 पाई, शाबाश। ये वाला 0 अगर यहां लाके रखता हूं, ये वाला 0 उठा के पूरी वेव उठा के ऐसे लाके रखें कि 0 5 पाई के साथ मैच हो गया, तो क्या ये पहले नंबर का क्रेस्ट इस 5 पाई के बाद आने वाले ट्रफ के ऊपर आ जाएगा? तो फिर कैंसिलेशन होंगे। मतलब चांसेस हैं कि फिर एक बार मुझे डिस्ट्रक्टिव मिले। तो जरा इन्हीं लॉजिक्स पर अगर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो और क्या आगे मिल सकता है? 7 पाई। 7 पाई, शाबाश। और आगे क्या? 9 9 पाई। और फर्दर 11 पाई। 11 पाई, 13 पाई एंड सो ऑन सच दैट कि अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2n-1 पाई, where the value of n starts from 1 2 3 4 5 and so on। 0 छोड़ के बाकी के सारे इंटीजर लेने पड़ेंगे। जस्ट कीप n की जगह 1, आपको पाई मिलेगा। n की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई एंड सो ऑन। तो इन कंडीशंस पर हमें क्या मिलने वाला है? डिस्ट्रक्टिव। मतलब वेव्स में ओवरलैपिंग इस तरीके से हो जाएगी कि उनका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा, उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, उनके आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन मिलेंगी, कैंसिलेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड हैपन होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम दोबारा मेंशन करें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो अभी अभी किया। तो हमारे पास ये पाथ और फेज की सीधी सीधी रिलेशन है।
अब इस फेज डिफरेंस की जगह पे मैंने मेंशन करना है पहले नंबर की वैल्यू पाई। पाई मैंने यहां मेंशन की, तो कैलकुलेट करके बताइए 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई। लैम्बडा बाय 2। पाई पाई कैंसल, आंसर क्या मिला? लैम्बडा बाय 2। शाबाश। 3 पाई मेंशन करें, 3 या 3 लैम्बडा पाई मेंशन करें, पाई पाई कैंसल, 3 लैम्बडा बाय 2। क्या कहते हो? यस सर। पाई पाई मेंशन करें यहाँ पे, पाई पाई लैम्बडा। पाई पाई कैंसल, 5 लैम्बडा बाय 2। क्या कहते हो? ठीक है। यस। अब मैं 7 समझता हूँ कि ये सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठ गया। आगे क्या आना चाहिए? 7 लैम्बडा बाय 2। और आगे क्या आना चाहिए? 9 लैम्बडा बाय 2। और आगे 11 लैम्बडा बाय 2। और ये इसी तरीके से कैरी ऑन होता जाएगा। यस। दैट कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसका शॉर्टकट बना के लिखें, इसको एक सिंपल सीरीज की तरह लिखें, तो हम लिखेंगे 2n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। या कभी कभी हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n-1/2 लैम्बडा, लैम्बडा। where in both the cases the value of n will take 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई ना, ये इसे अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि कंस्ट्रक्टिव कब होने वाला है और डिस्ट्रक्टिव कब होने वाला है। एकदम पक्का दिमाग में बैठना चाहिए। इसे एक छोटी सी चिट पे नोट कर लें और कहीं अपनी स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर दें। In which condition the overlapping of the waves will result in a constructive condition and in which condition it is going to be a destructive situation. ठीक, कंस्ट्रक्टिव कब होगा अगर फेज के हिसाब से बोलें तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। पाथ के हिसाब से बोले तो 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, ऑल लैम्बडास, इवन ऑड सब आएंगे। यहां सिर्फ ही बना रहे हैं। फेज के हिसाब से डिस्ट्रक्टिव बोले तो ऑड पाइज, पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। और लैम्बडा में बोले तो लैम्बडा बाई 2 एंड देन 3 लैम्बडा बाई 2 एंड देन 5 लैम्बडा बाई 2, यानी कि ऑड लैम्बडा बाई 2। ऑड लैम्बडा बाई 2, कीप इन माइंड। तो ये डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। अब हमें देखना है एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन थियोरी पेपर में आपको काम में आएगा। Now we got to know कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव कब हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव कब हो रहा है। अब हम चलिए बड़े अच्छे से मजे से बोलते जा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा, एम्पलीट्यूड का ऐसा होगा, एम्पलीट्यूड वैसा होगा। हमने इक्वेशन बना दी, हमने डेफिनेशन भी लिख दिया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी अ वेक्टर सम। हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू हैपन? ये एग्जैक्टली किस तरीके से होगा, इनकी कंडीशंस क्या है? तो एक छोटा सा डेरिवेशन बच्चों में आपके सामने रखता हूं। हमारे पास दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेव्स हैं मान लें। एक के डिस्क्रिप्शन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और दूसरे के डिस्क्रिप्शन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों की एसएचएम सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। पहले का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है। दोनों की इक्वेशंस देखें तो उनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताई गई है, लेकिन फेज में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है फेज में? 5 का। इधर 5 नहीं है, इधर 5 एक्स्ट्रा आ गया। अब बेसिकली होने वाला क्या है? सुपरपोजिशन। वेरी गुड, यहां सुपरपोजिशन होगा। मैथमेटिकली अगर हम सुपरपोजिशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब बच्चों ये निकलता है कि हमें इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को क्या करना है? ऐड करना। सीधा सा मतलब, मैथ्स का मतलब, मैथ्स में सुपरपोजिशन का मतलब ही ये होगा, चुपचाप से ऐड कर। सो लेट्स राइट दीज टू इक्वेशंस वंस अगेन। ये हो गया बेटा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। एक छोटा सा काम करें आप, यहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं आप। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। इक्वेशन पूरी याद हो जानी चाहिए अभी। a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी sin। बिल्कुल सिंपल, आसान, समझ आ गया अच्छे से? कैसा नो? यस सर।
Yes. अब इसमें से देखो A1 साइन ओमेगा टी और यहाँ A2 यहाँ फिर साइन ओमेगा टी है, तो क्या मैं इस साइन ओमेगा टी फैक्टर को कॉमन ले सकता हूँ? Yes. मैं उसी फ्लो में चलता हूं जैसे कि यहां हमें दिया गया है। सो इन दैट वे हमने लिखना है A1 प्लस A2 cos फाई, और इन दोनों में से मैंने फैक्टर साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन ले लिया। करेक्ट है? Yes. Yes. आगे बढ़ते हैं, प्लस इसे ऐसे लिखते हैं A2 साइन फाई, और ये मैंने लिखा cos ओमेगा टी। थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके लिखा, ठीक? इट्स ओके। Yes. Yes. अब यहां पे देखो A1 A2 और ये cos फाई, ये टर्म अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि ये फाई जो है ना, ये फेज डिफरेंस है, वो तो स्टार्ट में पहली बार ही आएगा जितना आना था। तो ये पूरा ब्रैकेट चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे ब्रैकेट को मैं एक रिप्लेसमेंट देने जा रहा हूं, A1 प्लस A2 cos फाई, इस ब्रैकेट को हटाओ और उसकी जगह लिखो A cos थीटा, और उसी तरीके से A2 साइन फाई, ये टर्म भी कांस्टेंट है, और उसको हटा के लिखो A साइन थीटा। ये मैंने रिप्लेसमेंट दे दिया। इसलिए रिप्लेसमेंट दिया कि ये कांस्टेंट्स है, मैं ऐसे अपने मर्जी से तो नहीं दे सकता था रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैंने देखा कि ये टर्म हमेशा से कांस्टेंट होने वाले हैं, A1 इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है, A1 A2, और ये फाई वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी बनेगी साइन और कॉस की, वो भी कांस्टेंट बनेगी, तो मैंने इनको रिप्लेसमेंट दे दिया। अब ध्यान से देखें ये इक्वेशन हमें कैसी मिल रही है। चलिए पढ़ें क्या होगा। cos थीटा sin ओमेगा टी, cos थीटा Sin omega ओमेगा t. टी प्लस Sin omega t. Sin theta. sin थीटा Omega t cos theta. cos ओमेगा टी। एम आई करेक्ट? ये cos ओमेगा टी जुंगा। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा और रीअरेंज करता हूं बच्चों। इसमें से ए फैक्टर मैंने कॉमन लिया, उसके बाद मैंने लिखा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इक्वेशन क्लिक कर जाए। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। वेरी गुड। अब जो ब्रैकेट में इक्वेशन है वो उसी तरीके का एक्सपांशन है जो हमने साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए लिखा था। Yes. मतलब इस ब्रैकेट को अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी के पैटर्न पे समराइज करता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, ए साइन, ध्यान लगाए क्या लिखना चाहिए, Omega t plus theta. वेरी गुड, ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इससे एक बात ये पता चली कि जब हम दो इंडिविजुअल वेव्स का सुपरपोजिशन करेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि एक और दूसरी वेव ही बनेगी। ये वेव की इक्वेशन है ना। ऐसा नहीं है कि वेव का सुपरपोजिशन करने के बाद कुछ और ही निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक नई वेव ही बनेगी। हाँ, लेकिन कुछ फर्क जरूर आएगा। जैसे कि इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड A1 A2 थे, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अलग आ गया। इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के फेजेस में डिफरेंस सिर्फ फाई का था, रिजल्टेंट जो वेव बनी उसके फेज में कुछ नया वैल्यू आया। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, पहले भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और अब भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई खासा चेंज नहीं आया। क्या आपको बात समझ आई? Yes, sir. Yes. ये पार्ट ऑफ डेरिवेशन हमें सिर्फ ये समझने में हेल्प करता है कि जब हम टू डिफरेंट वेव्स को सुपरपोजिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक तीसरी वेव ही मिलती है, कुछ और दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। मैं ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट इज ए वेव विथ एम्पलीट्यूड ए, नया एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर है बात? बट आपको याद होगा कि हम इसमें इस बात को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं कि नया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा। उस नए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस बड़ी काम की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, गौर से सुनना, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रीयूज करेंगे।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एडिंग। चलिए अब आप बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए। ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं साइन से शुरू करता हूं बेटा मैं। साइन स्क्वायर ओमेगा साइन टी स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाइव। यहाँ मुझे लगाना है ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म अपने आप में ऐसे दो चीजों का एडिशन है, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अब यहां से मैंने क्या कॉमन लेना है? ए स्क्वायर। स्क्वायर। ब्रैकेट में बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए ये हो गया a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ये चल रहा है a1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos ऑफ 5 प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5। यहां तक भी क्लियर हुआ? यस। अब सोचिए ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1। 1। चलिए गुड न्यूज। तो यहां मुझे एम्पलीट्यूड मिला a स्क्वायर, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मैं जानता हूं। अब इस a1 को तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इंडिविजुअली जैसा है वैसे लिख देता हूं। तो ये मैंने a1 जैसा है वैसे लिखा, प्लस ये a2 का फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर 5 प्लस ये लास्ट वाला टर्म a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ये मिडल टर्म जो बीच में रह गया था 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos 5। अब आप सब नोटिस करें इस मिडल टर्म में कॉमन क्या है? a2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर। अगर मैं a2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर वेरी गुड, साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 एंड साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 will again turn out to be 1, 1। which means I may get a square equal a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, cos 5 which means a is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 cos 5। अब जो बात हम शुरुआत से कह रहे थे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा? वेक्टर सम, क्या उस बात को हमने यहाँ मैथमेटिकली एस्टेब्लिश कर दिया? यस। तो ये लॉन्ग डेरिवेशन अपनी बोर्ड के पेपर में आ सकता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, कि show that a superposition of a wave will result in another wave and obtain an expression for amplitude of the resultant wave. So this is how it is going to happen. इसमें मुझे बताइए a1 a2 क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। और ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, जो दो वेव्स ओवरलैप हो रहे हैं उन दोनों का फेज डिफरेंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां आपके सामने रखता हूं, एकदम छोटा सा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पहली वेव है 3 साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव है 4 कॉस ओमेगा टी। अगर ये ओवरलैप हो गए हैं तो बताओ इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? पाई। शाबाश। कैसे पाई हुआ? तो मैंने देखा एक फंक्शन साइन है दूसरा कॉस है, मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ? 90। कॉस 90 कितना हो गया? 0। मतलब ये टर्म कैलकुलेशन से अपने आप ही क्या हो गया? बाहर। बचा क्या? a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, रूट से बाहर आ गया, फाइनल आंसर हो गया 5। है एकदम आसान। यस। अब इसमें कभी कभी एक और चीज भी पूछी जाती है कि रिजल्टेंट फेज क्या है? जो फाइनल रिजल्टेंट फेज आपको मिल रहा है वो रिजल्टेंट फेज क्या है? तो रिजल्टेंट फेज निकालने के लिए भी हम इन्हीं दो इक्वेशंस का दोबारा यूज करेंगे। विल यूज दीज टू इक्वेशंस वंस अगेन। मैं यहीं इसको सॉर्ट आउट करता हूं, रिजल्टेंट फेज पर यहीं बात खत्म कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? हम डिवाइड करेंगे। विल जस्ट डिवाइड, नथिंग एल्स। ये इक्वेशन लो और डिवाइड करो, तो ये हो गया a साइन थीटा,
दूसरी वाली इक्वेशन है अपनी a cos थीटा, साइन थीटा के हिसाब से यहाँ क्या आ गया A2 sin साइन फाइव, और दूसरी वाली इक्वेशन के हिसाब से यहाँ क्या आ गया a1 प्लस a2 cos phi cos phi साइन और कॉस क्या चीज हो गई tan tan थीटा a2 साइन फाइव डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi cos phi हम चाहे तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस होल ब्रैकेट वंस अगेन which is a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi। cos phi तो ऐसे करके हम सिंपली इसका रिजल्टेंट जो फेज है वो निकाल सकते हैं। अब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं फेज पर, 90% जो क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर जो मैंने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखे हैं वो सब अक्सर एम्पलीट्यूड पर बनते हैं। आप अब यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं कि ऑसिलेशन में जो हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था या कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था वो बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता है। yes ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वहां भी हम इसी तरीके से निकाला करते थे। अब ऑसिलेशन और वेव्स बिल्कुल एक ही चीज है, क्योंकि वेव बनने के लिए बिना ऑसिलेशन के तो काम होने वाला नहीं। ओके, इसमें एक और डिस्कशन रिक्वायर है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की और अलग अलग डिस्क्रिप्शंस क्या हो सकती हैं। ये मैं अगली क्लास में आपको लूंगा, उसके लिए मुझे एक और 20 मिनट से हाफ एन आवर तक बात करना होगा। सो दैट आई विल टेक इन द कमिंग क्लास। आज के लिए इतना काफी है। अब जो डेरिवेशन मैंने आज आपको बताया आप उसे अच्छे से याद करें। अगली क्लास में हम इस पर कंटिन्यू करेंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू बी डिस्कस्ड ऑन इट। तो अगली क्लास से हम उन इलस्ट्रेशंस को, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके yes sir